Hi and welcome back to the Law Insight. मैं हूँ दिशा and in this lecture we are going to discuss the concept of Hindu marriage and the valid conditions of the same. So पहले हम हिंदू मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे and then we will move towards the valid conditions of a Hindu marriage. Okay, so हिंदुज्म के अकॉर्डिंग एक हिंदू को फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर 16 संस्कार परफॉर्म करने होते हैं, जैसे गर्भधान, नामकरण, अन्नप्राशन, और ऐसे ही इन 16 संस्कार में से एक संस्कार है मैरिज या विवाह। नाउ हिंदुज्म के अकॉर्डिंग एक मैरिज को परफॉर्म करने के लिए सेक्रेड रिचुअल्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म की जाती हैं, जिन्हें परफॉर्म करने के बाद ही एक हिंदू मैरिज कंप्लीट मैरिज कहलाती है। इनिशियली हिंदुज्म में हिंदू मैरिज के 3 मेन एलिमेंट्स थे: परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रेड रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, परमानेंट यूनियन एंड द होली यूनियन। ना पहले बिना रिचुअल्स और सेरेमनीज के एक हिंदू मैरिज कंप्लीट नहीं मानी जाती थी, और इसीलिए हिंदू मैरिज करने के लिए रिचुअल्स और सेरेमनीज को परफॉर्म करना जरूरी था। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट था परमानेंट यूनियन। तो पहले शादी को एक परमानेंट यूनियन माना जाता था, जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता था और ना ही डाइवोर्स लिया जा सकता था। एंड लास्ट था होली यूनियन, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक बार शादी हो गई तो वो 7 जन्मों का बंधन माना जाता था। इवन डेथ के बाद भी दोनों स्पाउस को अलग नहीं किया जा सकता था। ना क्योंकि हिंदू मैरिज को सेक्रेमेंट माना जाता था, इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी एसेंशियल्स नहीं थे, जैसे कंसेंट। अब कभी भी हिंदू मैरिज में ब्राइड या ग्रूम की कंसेंट जरूरी नहीं मानी जाती थी। अगर शादी फोर्सफुली विदाउट कंसेंट भी होती थी, फिर भी उस शादी को वैलिड माना जाता था। बट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स ऐड कर दिए गए, जैसे फ्री कंसेंट। अब हिंदू मैरिज करने के लिए भी ब्राइड और ग्रूम दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट होना जरूरी है। अगर शादी फोर्सफुली विदाउट कंसेंट होती है तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। सो इफ वी डू अ कंपैरिजन, तो पहले हिंदू मैरिज सेक्रामेंटल नेचर का था, जिसमें हम रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, परमानेंट यूनियन एंड होली यूनियन में बिलीव करते थे। लेकिन अब इन तीनों में से सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज सेक्रामेंटल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, जिसके बिना आज भी शादी कमेंस नहीं हो सकती है। इसके अलावा परमानेंट यूनियन डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट आने के बाद खत्म हो गया, एंड सिमिलरली होली यूनियन आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ विडो रिमैरिज खत्म हो गया। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हिंदू मैरिज ना ही एक सेक्रामेंट है और ना ही एक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें सेक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के ही एसेंशियल्स मिलते हैं। नाउ अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वैलिड कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज। सो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 वैलिड कंडीशंस ऑफ मैरिज डिस्कस करता है। सेक्शन 5 में फर्स्टली ये बात बताई गई है कि हिंदू मैरिज सिर्फ 2 हिंदूज के बीच में हो सकती है। सो पहले के लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस किस को हिंदू माना जाता है। सो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, इन सब को हिंदू माना जाता है, और इसीलिए इन सब के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। नाउ क्लॉज 1 कहता है कि नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, विच मीन्स शादी करने के टाइम ब्राइड या ग्रूम दोनों में से किसी का भी ऑलरेडी पहले से कोई लिविंग पार्टनर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ब्राइड का पहले से ही कोई लिविंग हस्बैंड है या ग्रूम की पहले से कोई वाइफ है और वो दूसरी शादी कर रहा है या कर रही है, तो वो दूसरी शादी वैलिड नहीं होगी। हिंदू मैरिज में मोनोगमस रिलेशनशिप फॉलो किया जाता है, जहाँ एक टाइम में सिर्फ एक ही स्पाउस अलाउड है, और अगर कोई दूसरी शादी करता है तो वो बाइगैमी का ऑफेंस कमिट करता है। यहाँ हम सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी को डिस्कस करेंगे, जो बाइगैमी के ऑफेंस से रिलेटेड है। सो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 एक्सप्लेन करता है कि बाइगैमी का ऑफेंस कमिट करने पर आईपीसी सेक्शन 494 एंड 495 एप्लीकेबल होगा। नाउ 494 बाइगैमी का ऑफेंस और पनिशमेंट एक्सप्लेन करता है, जिसमें अगर पहले से ही किसी का ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ है और वो फिर भी दूसरी शादी करता है, तो वो दूसरी शादी वॉइड होगी और इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन हो सकता है। एंड सेक्शन 495 कंसीलमेंट ऑफ मैरिज को एक्सप्लेन करता है, जिसमें पनिशमेंट अप टू 10 years और फाइन का प्रोविजन है। नाउ हम वापस से चलते हैं सेक्शन 5 पर। सो नेक्स्ट क्लॉज कहता है दैट एट द टाइम ऑफ द मैरिज neither party is incapable of giving a valid consent
to it in consequence of unsoundness of mind. So शादी के टाइम दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स शादी के टाइम दोनों पार्टनर्स शादी की कंसेंट देने के लिए साउंड माइंड के होने चाहिए. साउंडनेस ऑफ माइंड इसीलिए ज़रूरी है सो दैट पार्टीज शादी का नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉन्सिक्वेंसेस समझने के लिए कैपेबल हो. अगर कोई भी पार्टी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से शादी की कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल है तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी. इसी क्लॉज का सब क्लॉज बी सेज दैट दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. नाउ सब क्लॉज बी कहता है कि दोनों पार्टी वैलिड कंसेंट देने के लिए तो कैपेबल है, लेकिन दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए अनफिट है. यहाँ पर ग्राउंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है बल्कि मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से पार्टी शादी और बच्चे पैदा करने के लिए अनफिट है. और इसमें ही लास्ट पार्ट है दैट हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी. सो अगर बिल्कुल ही रॉ वर्ड्स में बोलूं तो जिसको पागलपन या इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं वो भी इस एक्ट के अंडर शादी नहीं कर सकता है. नेक्स्ट क्लॉज 3 सेज दैट द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 एंड द ब्राइड एज ऑफ 18 एट द टाइम ऑफ द मैरिज. दैट मीन्स शादी के टाइम मेल की मिनिमम एज 21 ईयर्स और फीमेल की मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए. क्लॉज 4 कहता है दैट द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two. So हिंदू मैरिज एक्ट में दो पार्टीज के बीच में शादी नहीं हो सकती है अगर वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं. प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इसी एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज जी में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें स्पेसिफिक रिलेशनशिप बताए गए हैं जिनके बीच में शादी नहीं हो सकती है. इस टॉपिक को हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. नाउ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में वैसे तो शादी नहीं की जा सकती है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज अगर दोनों पार्टीज के कस्टम और यूजेज के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी करना अलाउड है तो वो पार्टीज प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में भी शादी कर सकती हैं. तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट और कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स हिंदू मैरिज एक्ट के इस प्रोविजन को ओवरपावर करते हैं. नेक्स्ट क्लॉज 5 बात करता है सैपंदर रिलेशनशिप की. इसका भी अलग से लेक्चर बनाऊंगी एंड वहाँ इसको डिस्कस करेंगे. ना सैपंदर रिलेशनशिप का भी सेम एक्सेप्शन है कि अगर पार्टीज के कस्टम्स और यूसेज अलाउ करते हैं तो पार्टीज सैपंदर रिलेशनशिप में भी शादी कर सकती है. नाउ सेक्शन 7 भी कुछ सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है, तो सेक्शन 5 के साथ हम इसको भी एक बार देख लेते हैं. सो फर्स्ट सब सेक्शन सेज अ हिंदू मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड in accordance with the customary rites and ceremonies of either party. That means हिंदू मैरिज दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी के कस्टमरी रिचुअल्स और सेरेमनीज के साथ परफॉर्म की जा सकती है. नेक्स्ट इट सेज दैट वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तापदी, दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 steps by the bridegroom and bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. That means हिंदू मैरिज तभी कंप्लीट और बाइंडिंग होती है जब ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों एक साथ सप्तापदी या 7 फेरे लेते हैं और लास्ट 7वां फेरा लेने के बाद मैरिज कंप्लीट और बाइंडिंग होती है. बिना 7 फेरों के एक हिंदू मैरिज कंप्लीट मैरिज नहीं मानी जाती है. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द वैलिड कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज. और अगर लेक्चर अच्छा लगा है एंड कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं सो प्लीज़ चेक माई फैमिली लॉ प्लेलिस्ट जहाँ मैंने फैमिली लॉ के बाकी टॉपिक्स को कवर कर रखा है. एंड लास्टली प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द लॉ इनसाइट एंड आई विल सी यू इन अनदर लेक्चर. टिल देन हैप्पी लर्निंग.